दोस्तों जय हिंद। आप देख रहे हैं देश और दुनिया। दोस्तों आज का वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं है। आज का वीडियो दक्षिण एशिया की राजनीति को हिलाने वाली एक कहानी है। एक ऐसा फैसला जिसने बांग्लादेश को दो हिस्सों में बांट दिया। एक ऐसा फैसला जिसने करोड़ों लोगों की सांसें रोक दी। और एक ऐसा फैसला जिसने भारत को दुनिया के सबसे मुश्किल कूटनीतिक मोड़ों में खड़ा कर दिया। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शेख हसीना पर सजाए मौत के उस ऐतिहासिक फैसले की, जिसके बाद पूरा बांग्लादेश उबलने लगा है। सड़कों पर प्रदर्शन, दंगे, हिंसा और भारत पर अचानक बढ़ता अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है। लेकिन असली सवाल ये है, शेख हसीना भारत पहुंची कैसे? क्या भारत उन्हें वापस बांग्लादेश को सौंप देगा? 2013 की एक्सट्रेडिशन ट्रीटी क्या कहती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बांग्लादेश गृह युद्ध के कगार पर खड़ा है? दोस्तों अब तक देखिएगा, क्योंकि कई जगहों मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आपके सवाल ही इस कहानी के अगले हिस्सा तय करेंगे। तो दोस्तों जानते हैं पूरा मामला, शेख हसीना पर सजाए मौत। दोस्तों कहानी शुरू होती है ढाका के एक हाई प्रोफाइल कोर्ट से, इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल बांग्लादेश। उसी कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे देश को आग में झोंक दिया। शेख हसीना 4 बार की प्रधानमंत्री, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित नेता, उन्हें अदालत ने कई गंभीर आरोपों में दोषी करार दिया। दोस्तों क्या आरोप थे ये? मानवाधिकार का उल्लंघन, सत्ता के दुरुपयोग, अवैध गिरफ्तारियां, गायब करने के मामलों में संलिप्तता। फैसला आते ही बांग्लादेश दहक उठा। कुछ लोग खुशी में सड़क पर उतरे, कुछ ने इस फैसले को राजनीतिक बदला कहा। तो दोस्तों अब सवाल आपसे है कि आप क्या सोचते हैं? क्या इतने बड़े राजनीतिक नेताओं पर चलने वाले ट्रायल निष्पक्ष हो सकते हैं? कमेंट में लिखिए यस या नो। तो दोस्तों बात करते हैं शेख हसीना भारत कैसे पहुंची। फैसला आते ही हसीना के लिए बांग्लादेश में रहना असंभव हो गया था। रातों रात सुरक्षा हाई अलर्ट पर चली गई। घर के बाहर उग्र भीड़ जमा होने लगी। सरकारी सुरक्षा बलों ने हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन हालात बेकाबू हो गए। और फिर एक अंदरूनी रिपोर्ट सामने आई कि हसीना ने देश छोड़ दिया है। दोस्तों कुछ मीडिया रिपोर्ट कहती है कि उन्हें बंगाल सीमा से भारत ने सुरक्षित एस्कॉर्ट किया। लेकिन सवाल यह है, भारत ने क्या उन्हें शरण दी? और शरण दी तो क्यों दी? कूटनीतिक जवाब सीधा है, भारत का नेबरहुड फर्स्ट मॉडल सुरक्षा कारण और कई सालों की रणनीतिक दोस्ती। लेकिन इसके बाद भारत पर दबाव बढ़ गया। क्या भारत को शेख हसीना को वापस भेज देना चाहिए? दोस्तों ये तो कहता है व्यूअर पोल। आप उसका जवाब यस और नो में दे सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इंडिया बांग्लादेश एक्सट्रेडिशन ट्रीटी की, जो 2013 में हुई थी, और ये असली गेम चेंजर साबित भी हो सकती है। दोस्तों अब कहानी सबसे तगड़े मोड़ पर आती है। 28 जनवरी 2013 भारत और बांग्लादेश ने एक ट्रीटी साइन किया था। बांग्लादेश कहता है भारत को हसीना को हमें सौंपना ही पड़ेगा, लेकिन संधि की असली लाइनें कहानी बदल देती है। संधि की धारा 6 कहती है पॉलिटिकल ऑफिसेंस में एक्सट्रेडिशन नहीं होता, और हसीना पर लगे ज्यादातर आरोप विपक्ष और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के अनुसार शायद राजनीतिक श्रेणी में आते हैं। यानी कानून कहता है भारत चाहे तो उन्हें वापस ना भी भेजे। यहीं से यह मुद्दा और संवेदनशील हो जाता है। अब दोस्तों अगर हसीना को लौटाने से बांग्लादेश में दंगे बढ़ गए तो क्या उसके लिए भारत जिम्मेदार होगा? अगर भारत हसीना को वापस लौटा देता है तो क्या होगा?
दोस्तों अब सोचिए, अगर भारत निर्णय लेता है कि शेख हसीना को बांग्लादेश को वापस भेजा जाएगा, तो अगले 24 घंटे कैसे दिखेंगे। ढाका में रातों रात सुरक्षा चौकनी हो जाएगी। सरकारी भवनों, अदालतों और सैन्य मुख्यालय के बाहर भारी सुरक्षा तैनात होगी। बांग्लादेश की सरकार इस फैसले को कूटनीतिक जीत बताएगी। सत्ताधारी पार्टी जश्न मनाएगी, लेकिन विपक्ष इस फैसले को राजनीतिक शिकार कह सकता है। और सबसे बड़ा खतरा, सड़कों पर टकराव बढ़ेगा। भीड़ और पुलिस की टकराव होगी। सपोर्टर बनाम विरोधी के नाम से ये जाना जाएगा। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट होंगे। टिकटॉक वीडियो, फेसबुक पे लाइव चिल्लाती भीड़ का दृश्य दिखाई देगा। भारत में भी इस पर असर पड़ेगा। कुछ लोग कहेंगे भारत ने सही किया, कुछ कहेंगे भारत ने मानवता नहीं निभाई। अब दोस्तों सवाल आपसे है, अगर आप भारत के प्रधानमंत्री होते, क्या आप हसीना को बांग्लादेश लौटाते? इसका जवाब आप यस और नो में दे सकते हैं। अगर भारत हसीना को वापस ना भेजे तो अब कल्पना कीजिए दूसरा रास्ता। भारत कहता है यहाँ मामला राजनीतिक प्रकृति का है, इसलिए हम आपको वापस नहीं भेज सकते। तुरंत ही ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सरकार कहेगी भारत हमारे आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है। सोशल मीडिया और सड़कों पर प्रतिक्रियाएं बढ़ेगी। कुछ लोग भारत समर्थक नारे लगाएंगे, कुछ लोग विरोध में होंगे। और फिर आएगा असली भूचाल। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यूएन में चर्चा, अमेरिका, चीन, यूरोप के बयान, दबाव, अपील और सलाह। भारत पर यह भी सवाल उठ सकता है कि अगर एक पूर्व प्रधानमंत्री को संरक्षण दिया जा रहा है तो इसके राजनीतिक परिणाम क्या होंगे। और हाँ, सीमा पर सुरक्षा अलर्ट लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि इस तरह की स्थितियों में शरणार्थियों का बहाव बढ़ सकता है। अब दोस्तों सवाल आपसे है, अगर भारत हसीना को नहीं लौटाता, क्या इससे दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ेंगे? बांग्लादेश में इस वक्त क्या हालत है? कल्पना कीजिए, ढाकों की सड़कों पर दिन हो या रात, हर जगह सड़कें भरी हुई है। कहीं लोग नारे लगा रहे हैं, कहीं पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं, कहीं सुरक्षा बल आंसू गैस छोड़ रहे हैं। यह पूरा परिदृश्य एक गहरे असंतोष की तरफ इशारा करता है। सरकार का दाव हो सकता है दंगे रोकने के लिए कार्रवाई की जा रही है। विपक्ष कहता है यह जनता की आवाज दबाने की कोशिश है। ग्रामीण इलाके भी अछूते नहीं हैं। सोशल मीडिया बंद है, इंटरनेट स्लो है, कई जिलों में कर्फ्यू जैसा माहौल है। कुछ जगह जनता कहती है हम फैसले के साथ हैं, कुछ कहते हैं यह सियासी खेल है। यानी पूरा देश एक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। अब दोस्तों सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ अदालत का फैसला है या इसके पीछे राजनीति ज़्यादा है? कमेंट में लिखिए, पॉलिटिकल या लीगल। क्या बांग्लादेश गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है? दोस्तों अब आते हैं सबसे खतरनाक सवाल पर, क्या बांग्लादेश एक गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है या नहीं? कहानी यहाँ से सबसे काली, सबसे अनिश्चित और सबसे विस्फोटक हो जाती है। कल्पना कीजिए देश 3 हिस्सों में बंट रहा है, तो सरकारी समर्थक क्या सोचेंगे? जो अदालत के फैसले को सही बताते हैं, जो कहते हैं कि कानून ने काम किया। हसीना समर्थक जो इसे राजनीतिक बदला कहते हैं, जो दावा करते हैं कि यह लोकतंत्र के खिलाफ है। जो तटस्थ समूह है, नागरिक समाज, छात्र, मजदूर, ग्रामीण समुदाय, जो भ्रम और डर में जी रहे हैं। सड़कें हिंसा से भरी है, बाजार बंद है, स्कूल बंद है, रेलें रद्द हैं, सड़कों पर कंटीले तार, रात भर गोलियों की आवाज़ और सबसे खतरनाक स्थिति,
अगर सुरक्षा बल भी दो गुटों में बंट जाए, कुछ पुलिस अधिकारी सरकार की तरफ, कुछ सेना अधिकारी तटस्थ और कुछ बॉर्डर गार्ड जन समर्थन की तरफ, तो दोस्तों ऐसे हालात में देश को गृह युद्ध की तरफ जाते देर नहीं लगेगी। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि राजनीतिक वैचारिक टकराव किसी देश को गृह युद्ध की तरफ धकेल सकता है? कमेंट कीजिए यस या नो। बांग्लादेश की सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बल, उनकी ताकत कितनी है? तो दोस्तों अब समझते हैं कि इस संकट में कौन कितना मजबूत है। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की आर्मी की। एक संगठित, अनुशासित और पेशेवर सेना। इनकी ताकत देश में स्थिरता बनाए रखने में सबसे बड़ी भूमिका निभा सकती है। फिर आती है बॉर्डर गार्ड फोर्स की, BGF, जो सीमाओं पर और भीतरी तनाव वाली जगहों पर तैनात रहती है। इसके बाद करते हैं पुलिस फोर्स की, जो भीड़ नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण है, लेकिन संकट के दौरान इन्हें सबसे अधिक दबाव झेलना पड़ता है। और अंत में अंसार, BDP, होमगार्ड, सिविल डिफेंस यूनिट्स, जो देश के हर गांव और शहर में फैले हुए हैं। इनकी संख्या बहुत बड़ी मानी जाती है, लेकिन याद रखिए, भीड़ बनाम सुरक्षा बल का संघर्ष कहीं भी किसी भी लोकतंत्र में सबसे खतरनाक रूप ले सकता है। अगर ये सभी बल एकजुट कमांड में रहे तो देश संभल सकता है, अगर बंट जाएं तो हालात बिगड़ सकते हैं। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं, अगर सुरक्षा बल दो हिस्सों में बंट जाए, क्या सीरिया जैसा संकट हो सकता है? यस और नो में जवाब दीजिए। भारत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द क्या हो सकता है, या जियोपॉलिटिकल फिक्शनल एंगल? अब आते हैं भारत पर, क्योंकि इस पूरे संकट का आधा भार भारत के कंधों पर आता है। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है दोस्तों? सीमा सुरक्षा। अगर हालात और बिगड़े तो शरणार्थियों का बड़ा प्रभाव भारत की तरफ आ सकता है। दूसरा दोस्तों, राजनीतिक दबाव। अगर भारत चाहे जो निर्णय ले, वह किसी न किसी पक्ष को नाराज करेगा। तीसरा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति। चीन, अमेरिका, यूरोप सब इस क्षेत्र पर नजर रखेंगे। हर देश अपने हित के अनुसार बयान देगा। भारत को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। भारत बांग्लादेश व्यापार, बॉर्डर बंद हुए तो असम, त्रिपुरा, बंगाल सब प्रभावित होंगे। भावनात्मक और सुरक्षा मुद्दे, सामाजिक स्थिरता, बोझ और कुछ समूह द्वारा माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी हो सकती है। यह एक ऐसा फैसला है जो न केवल कूटनीति बल्कि मानवता, सुरक्षा और स्थिरता को भी प्रभावित करता है। दोस्तों अब सवाल आपसे है, आपके अनुसार भारत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या हो सकती है? शांति, कूटनीति, इंसानी मदद, राजनीतिक संतुलन? कमेंट में ABCD लिखकर बताइए आगे क्या होने वाला है। विषय की 3 संभावनाएं हैं। अब आते हैं इस डॉक्यूमेंट्री के सबसे रोमांचक हिस्से पर। क्या भविष्य में हो सकता है 3 बड़े सिनेरियो, और ये पूरी तरह काल्पनिक है। सबसे पहले तो दोस्तों सिनेरियो 1, हसीना की वापसी और राजनीतिक समझौता। तनाव कम होता है, लंबी बातचीत के बाद एक शांतिपूर्ण रास्ता निकल आता है। सिनेरियो नंबर 3, लंबा राजनीतिक टकराव। बांग्लादेश महीनों तक अस्थिर रहता है। भारत और दुनिया बार बार शांति की अपील करते हैं। सुरक्षा बल हस्तक्षेप और नियंत्रण। अगर हालात अनियंत्रित हो जाए तो सुरक्षा बल प्रशासन अपने हाथ में ले सकता है, जो पूरी तरह एक काल्पनिक कल्पना है। दोस्तों आज आपने देखा कि कैसे एक अकेला फैसला पूरे दक्षिण एशिया का भविष्य बदल सकता है। यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, लेकिन इससे हम सीख सकते हैं कि राजनीति, कानून और अंतर्राष्ट्रीय संबंध कितने संवेदनशील होते हैं। आपके विचार इस चैनल की धड़कन है। कमेंट जरूर करें, क्या भारत को पड़ोसी देशों के राजनीतिक संकट में कदम रखना चाहिए या दूरी बनाए रखनी चाहिए? दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगला हिस्सा इस डॉक्यूमेंट्री से भी ज़्यादा रोमांचक होगा। मैं मिलता हूँ अगले धमाकेदार ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।